हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। सी एफ एस सी। सो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सी एफ एस सी। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या कहीं कहीं पर हम लोग देखेंगे इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से जो डी ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट होता है। तो CFT के जब हम लोगों ने पॉस्टुलेट किए थे, हमारा जो फर्स्ट पार्ट था CFT का, उसमें हम लोगों ने क्लियरली देखा था कि क्या रीज़न होता है डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग का। तो अगर आप लोगों ने बच्चों फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तुरंत उसको रेफ़र करिएगा और ज़्यादा जानकारी के लिए कि किस तरीके से हमारा जो डी ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि CFSE क्या होता है। तो CFSE को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग थी, स्प्लिटिंग हमारी कैसी थी। जो हमारी डी जनरेट ऑर्बिटल थी बच्चों, यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है वो डी जनरेट है अभी तक, यानी जो सबकी जो एनर्जी है वो सेम है। तो इसको जब लिगेंड ने अप्रोच किया था, मतलब यहाँ पर ये जो हमारी ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कम है जो पांचों ऑर्बिटल्स की, और यहाँ पर पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जब लिगेंड ने अप्रोच किया किसी मेटल को तो हमारी एनर्जी को यहाँ पर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और वो जब टेट्रा या ऑक्टाहेड्रल रीजन में जाती है तो वहाँ पर स्प्लिट हो जाती है एक्सियल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में। तो जो हमारी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल थी वो दो अलग अलग ऑर्बिट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स में यहाँ पर स्प्लिट हुई थी। एक हमारा टाइप था ईजी टाइप और एक हमारा था T2G। ये हमारे जो ईजी था वो एक्सियल टाइप के हमारे नेचर के थे हमारे डी ऑर्बिटल, और जो T2G थे वो हमारे नॉन एक्सियल टाइप के थे, जो कि हमारा था DXY, DYZ और DZX। और यहाँ पर दो थे हमारे DX², Y² और DZ²। तो ये हमारी जो नॉलेज थी, इस तरीके से स्प्लिटिंग हुई थी हमारी। तो जो स्प्लिटिंग हुई थी, अब उसकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने माना था कि ये एवरेज जो हमारा इंक्रीज हुआ है स्फेरिकल कंडीशन में, तो उसको हम लोगों ने माना कि ये डेल ओ नाम से इसकी एनर्जी को हम लोगों ने यहाँ पर सपोज किया कि इसकी जो एनर्जी कितनी होगी वो 1 डेल ओ। यहाँ पर O जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड को यहाँ पर बता रहा है यहाँ पर। तो बच्चों, अगर हम इसको 1 मानते हैं तो अगर इसको पांचों को अगर हमको एनर्जी डिवाइड करनी है तो हम लोगों की कितनी कितनी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। अगर हम टोटल इसको 1 मानते हैं तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 0.2, 0.2, 0.2 एंड 0.2 और 0.2, यानी पांचों को अगर 0.2 में डिवाइड करो और पांचों की एनर्जी को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल कितनी आएगी। तो बच्चों टोटल आ जाएगी यहाँ पर 1। अगर एक कोई चीज है, सपोज करो बच्चों आपके पास एक सेव है, अगर 5 बच्चों को बांटना है तो कितना कितना परसेंटेज पड़ेगा, 20-20% पड़ेगा। और अगर हम लोग पॉइंट्स में देखें तो 0.2 जो पार्ट आएगा वो आएगा एक एक बच्चे के पास। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम लोगों ने हर एक ऑर्बिटल को कितना डिवाइड किया है एनर्जी, 0.2 डेल ओ, 0.2 डेल ओ। ठीक है। तो अब ये जब स्प्लिट करी है तो स्प्लिट करने पर इस एनर्जी को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना होगा इसको। जो ये स्प्लिटिंग हुई है तो यानी कुछ जो हमारे ऑर्बिटल हैं वो एक्साइटेड हो गए हैं, और कुछ ऑर्बिटल जो हैं इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कहाँ चले गए हैं, डिप कर गए हैं बच्चों। तो इस डेल ओ एनर्जी को मेंटेन करने के लिए अब देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसी एनर्जी को डिवाइड करेंगे जो ये स्प्लिट हुई है हमारी ईजी और T2G में। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक सेंटर खींचते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बेरी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बेरी सेंटर। तो ऊपर गए हैं 2 ऑर्बिटल, नीचे गए हैं 3 ऑर्बिटल। तो अगर हम लोग इसका परसेंटेज देखें, यानी अगर 2 का है तो बराबर बराबर अगर हम लोगों को बांटना हो तो इस ऊपर अगर हम लोग 60%, यानी 1 का 60% हुआ 0.6,
और नीचे अगर 40% डिवाइड करते हैं तो हमारा जो पार्ट है वो दोनों मेंटेन रहेंगे। कैसे मेंटेन रहेंगे, बिल्कुल देख लेते हैं बच्चों। अगर हम लोग ऊपर देखें तो हमारा 60%, यानी अगर 0.6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारा 1.2। और अगर हम लोग 40% को 3 से करें यानी 3 इंटू 0.4 करते हैं तो भी आएगा हमारा 1.2। तो हमारा जो पार्ट है दोनों तरफ बराबर बराबर जाएगा, क्योंकि ऊपर हमारे 2 हैं और नीचे हमारे 3 हैं। तो इसका मतलब परसेंटेज जो नीचे होगी वो कम परसेंटेज एनर्जी की लेगा और ऊपर ज़्यादा परसेंटेज लेगा। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अगर इन दोनों को हम लोग माइनस करें तो 0 पे आएगा। तो हमारा जो मिडिल लाइन है उसको हम लोग 0 मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा डिवाइडेशन है अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में, वो टोटल जो हमारा होगा एनर्जी वो हमारी सेम होगी, या फिर अगर दोनों को हम लोग माइनस करें तो 0 आएगी बच्चों। तो इसीलिए हम लोग ऊपर 60% पार्ट लेते हैं और नीचे हम लोग लेते हैं 40% पार्ट। तो अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो 60 और 40 हो जाएगा, और अगर हम लोग 1 के नेचर में देखें तो ऊपर 0.6 और 0.4 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन में देखते हैं बच्चों, अगर फ्रैक्शन में भी देख लेते हैं तो यहाँ 1 था तो 0.2 हो गया हमारा 1/5। तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं कि अगर हम लोग 0.6 को फ्रैक्शन में करते हैं, कि 0.6 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं तो फ्रैक्शन में करने के लिए 6/10 यानी 3/5। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर जो हमारा एनसीईआरटी बुक में 3/5 डेल नॉट भी दिया हुआ है, और इसलिए 0.4 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं तो 4/10 और 2/5। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा 2/5 भी आ जाएगा। तो हम लोग किसी भी स्केल में यहाँ पर इसकी एनर्जी को लिख सकते हैं, चाहे हम लोग परसेंटेज में लिख लें, चाहे हम लोग ऐसे 0.6 और 0.4 से लिख सकते हैं, या अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3/5 डेल ओ और ये 2/5 डेल ओ। ठीक है, एक और स्केल होता है 10 का स्केल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर इसको हम लोग 10 के स्केल में लिखना चाहें तो 10 DQ। एक ये भी हमारा स्केल होता है, लेकिन यहाँ पर स्केल की लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों आप लोगों को, जो CBSE के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा केवल ये वाले स्केल की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इन दो चीज़ों में यहाँ पर बता सकते हैं इसकी एनर्जी। तो या तो हम लोग 0.6 डेल ओ लिखेंगे, या फिर हम लोग 3/5 डेल ओ, या फिर यहाँ पर 0.4 डेल ओ, या फिर 2/5 डेल ओ। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोगों ने इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को समझ लिया होगा बच्चों। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल कि कोई भी अगर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी CFSE हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी D1 का। कोई भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके हमारा D ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर शो करेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग सबसे पहले कहाँ पर फिल करेंगे, इसको T2G के ऑर्बिटल में फिल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग CFSE की वैल्यू निकालें तो CFSE की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, तो CFSE की वैल्यू इस केस में हम लोग निकालेंगे 0.6 इंटू, तो यहाँ पर हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे यहाँ पर अपर पार्ट में, तो हो जाएगा 0। तो और प्लस ये हमारा जो नीचे वाला पार्ट है ये हो जाएगा हमारा 0.4 माइनस का। तो ये जो नीचे है इसको हम लोग माइनस में लिखते हैं, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग पॉजिटिव शो करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग माइनस में, और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसकी CFSE को निकाल सकते हैं। तो टोटल ये हमारा हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा 0.4। तो बच्चों D1 के लिए जो हमारी CFSE निकल के आई है वो है हमारी -0.4 डेल ओ। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी स्फेरिकल फील्ड है और जिसकी एनर्जी हमारी डेल ओ है, तो इस स्फेरिकल फील्ड में जो हमारा कंपाउंड है उसमें 0.4 एक्सटेंट तक क्या है, स्टेबल है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड की D
इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से CFSE को फाइंड कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल के केस में हमारा जो CFSE है वो किस तरीके से फाइंड की जाएगी, तो हमारी जो टेट्राहेड्रल अप्रोच होती है, जब लिगैंड अप्रोच करता है टेट्राहेड्रली, तो हमारी जो स्प्लिटिंग होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है ऑक्टाहेड्रल के, यानी जो हमारा T2G ऑर्बिटल होता है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होता है, वो एक्साइटेड लेवल पे होता है, हमारा जो EG होता है वो नीचे होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको अगर हम लोग डेल्टा T माने, तो T स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल, तो जहाँ पर हम लोग डेल्टा O मान रहे थे वहाँ पर इसको हम लोगों ने डेल्टा T माना है यहाँ पर। तो इसी तरीके से इसकी भी हमारी अगर एवरेज एनर्जी सब हर एक ऑर्बिटल के लिए तो 0.2 निकलेगा, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे वाले को हम लोग 0.6 मानते हैं और ऊपर हम लोग कितना मानते हैं, 0.4। तो नीचे हम लोग माइनस में रखते हैं और ये हमारा बेरी सेंटर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस वैल्यूज़ को हम लोग याद रखेंगे। जो अपर एक्साइटमेंट पार्ट है वो हमारा 0.4 है, 0.4 डेल्टा T, और ये हमारा है -0.6 डेल्टा T। अगर यहाँ पर हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं D2 के लिए, तो D2 मतलब क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, जो सेंट्रल मेटल आयन है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें हमारा D2 होगा। तो D2 के लिए अगर हम लोग यहाँ पर फिल करते हैं तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों यहाँ और एक यहाँ पर। तो अगर हम लोग इसकी CFSE निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। तो और प्लस यहाँ पर -0.6 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और टोटल हो जाएगा हमारा डेल्टा T। तो ये हमारा आ गया 0 और ये हो गया -1.2 डेल्टा T। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि हम लोग D2 के केस में जब टेट्राहेड्रली कोई कंपाउंड है, तो अगर हम लोगों ने CFSE निकालनी है तो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ को बदल देते हैं, क्योंकि हमारी जो स्प्लिटिंग है वो भी टोटल अपोजिट हो जाती है यहाँ पर। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो हमारा जो आई वैल्यू वो -1.2 डेल्टा T आई। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी एवरेज एनर्जी है उससे किस एक्सटेंट तक ये स्टेबल है, 1.2 एक्सटेंट। और कौन सा एक्सटेंट, नीचे वाला एक्सटेंट, यानी लोअर एक्सटेंट पर ये 1.2 डेल्टा T तक ही केवल स्टेबिलिटी दिखाएगा, शो करेगा। इसीलिए हम लोग इसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इससे हम लोगों को इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में पता लगता है। किससे, CFSE की वैल्यू से। अभी हम लोगों ने देखा जो हमारी जो एवरेज एनर्जी थी वो ऑक्टाहेड्रल के केस में हम लोगों ने डेल्टा O ली थी, और हमारी जो टेट्राहेड्रल के केस में हम लोगों ने डेल्टा T ली थी। तो बच्चों अगर इन दोनों एनर्जीज का हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो डेल्टा T आता है वो 4/9 डेल्टा O आता है। इन दोनों अगर हम कंपाउंड की जो स्फेरिकल कंडीशन में जो एनर्जी है उसका कंपैरिजन करते हैं तो हमारा रिलेशन आता है कुछ डेल्टा T = 4/9 डेल्टा O। तो हम लोगों को देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन कि अगर हमारा कोई कंपाउंड है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं F6 2- ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है, अगर मान लो इसका हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसकी हमें डेल्टा O की एनर्जी दी हुई है, यानी CFSE दी हुई है यहाँ पर 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो और इसकी हमें पूछ रहा है क्या, डेल्टा T। तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो हमको नीड पड़ेगी ऐसे फॉर्मूले की। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेल्टा T, क्योंकि अगर इसकी CFSE की बात करें तो हमारा टेट्राहेड्रल कंपाउंड है और ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, दैट मीन्स इसकी CFSE जो होगी वो डेल्टा O होगी और इसकी डेल्टा T। तो हमसे पूछ रहा है डेल्टा T, तो हम लोग यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं वैल्यू रख के किसकी, डेल्टा O की। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग किसी भी जो ऑक्टाहेड्रली कंपाउंड है उसकी मदद से हम लोग उसी टेट्राहेड्रल का वैल्यू निकाल सकते हैं, CFSE की वैल्यू, ठीक है, एवरेज एनर्जी उसकी निकाल सकते हैं। बच्चों आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को CFSE समझ में आ गया होगा कि CFSE हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए निकालते हैं या फिर उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स को अफेक्ट करते हैं।
आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को, यानी जो डी ऑर्बिटल की हमारी स्प्लिटिंग होती है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो एक हमारा आता है कि जो हमारी लिगेंड की फील्ड कैसी है, यानी जो हमारी फील्ड ऑफ लिगेंड है, यानी कैसा भी स्ट्रांग हो सकती है या फिर वीक हो सकती है, तो उससे हमारा क्या फ़र्क पड़ता है, जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो अफेक्ट करती है डायरेक्टली। और दूसरी बात आती है हमारी कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है उस पर कितना चार्ज है, यानी जो चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन होता है वो भी डिपेंड करता है, वो भी अफेक्ट करता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसी होगी, ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो लिगेंड होते हैं वो किस तरीके से हमारे डिस्टिंग्विश करते हैं हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को। सो बच्चों, जो ये लिगेंड होते हैं ये दो टाइप की फील्ड क्रिएट करते हैं। एक हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करते हैं यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और एक हमारा करते हैं वीक फील्ड। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने वीवीटी में देखा था हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसका जो रीज़न है यहाँ पर वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पर जो रीज़न था वो अलग था। तो जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड होते हैं वो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जैसे अगर हम ऑक्टाहेड्रल के केस में लें तो जो हमारे ये दो ऑर्बिटल होते हैं जो स्प्लिट कर जाते हैं, एक हमारा Eg होता है और एक हमारा T2G होता है। तो ये जो हमारी, तो बच्चों इसके बीच की जो दूरी होती है वो हो जाती है यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है। जो डिस्टेंस बिटवीन Eg एंड T2G है ये हमारा यहाँ पर वेरी करता है, किस केस में, स्ट्रॉन्ग केस और वीक केस में। तो यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि हमारी वीक फील्ड में जो ये डिस्टेंस होती है Eg और T2G के बीच में वो कम होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इसके बीच यहाँ पर दूरी है वो इतनी है और यहाँ पर थोड़ी सी कम है। तो जिससे होता क्या है, इसमें अगर यहाँ पर अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हमारा यहाँ पर D4 की बात करते हैं, सपोज करते हैं D4 कंडीशन की बात करते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भर जाएंगे। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों वो हमारा यहाँ पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर ज़्यादा है, उसको यहाँ जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर पेयर अप हो जाता है। जबकि अगर D4 का ही केस अगर हम वीक फील्ड में लेते हैं तो जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो आराम से यहाँ पर आ जाएंगे, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो वो आराम से यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो जब आप लोग देख रहे हैं कि जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन डी ऑर्बिटल्स, तो वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर फीलिंग दिखा रहा है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड और यहाँ पर इन केस ऑफ वीक फील्ड। लेकिन तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड में। तो यहाँ पर जो रीज़न था वो स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई है, यहाँ पर स्प्लिटिंग कम हुई है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं मोर स्प्लिटिंग, मोर स्प्लिटिंग, और यहाँ पर लेस स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर आप लोगों ने साफ साफ देखा कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो क्या कर रहा है, वो पेयरिंग कर रहा है, यानी पेयर अप द इलेक्ट्रॉन कर दे रहा है, और यहाँ पर हमारा पेयर अप नहीं कर पा रहा है, डज नॉट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन। यही हमारे वीबीटी में था कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड था वो पेयर कर देता था और वीक फील्ड पेयर नहीं कर पाता था। लेकिन उसके बीच का जो रीज़न था वो क्रिस्टल फील्ड ने साफ साफ दिया कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो स्प्लिटिंग ज़्यादा कर देता है, जिससे कि वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊपर नहीं जा पाता, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाता है। बच्चों एक और वे है हमारा इसको समझने का कि हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड जो लिगैंड होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में, या फिर अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो दो फैक्टर्स दिए हुए हैं हमारा, एक है हमारा पेयरिंग एनर्जी और एक हमारा है, अगर हम ओ के केस में देखते हैं तो डेल ओ। तो इन दोनों पर डिपेंड करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर करेगा या फिर पेयर नहीं करेगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा लिगेंड होगा वो वीक होगा या फिर स्ट्रांग होगा। तो दोनों कंडीशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग केस 1 की बात करते हैं तो जो हमारा ये डेल ओ है ये कम होता है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड केस है
वो बनता है हमारा कि जो डेल ओ है वो ज़्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग फिर से एक ऑक्टाहेड्रल का केस ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ये पेयरिंग एनर्जी है वो इस एवरेज एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा है। तो जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है पेयर हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है इस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर पाएगा, और हमारा इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग D4 की बात करें तो हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल होगा। और जबकि यहाँ पर हम लोग देखें जो पेयरिंग एनर्जी है वो एवरेज एनर्जी से कम है। तो अगर D4 के केस में बात करते हैं तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से पेयर कर जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि हमारा जो लिगेंड है वो कैसा है, वो वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, इस केस में बच्चों हम लोग कहेंगे जो हमारा लिगेंड है वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग इस तरीके से इन दोनों पैटर्न पर अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी रखी है पेयरिंग एनर्जी की और हमारी एवरेज एनर्जी की, तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो हमारा लिगेंड है वो कौन सा है, या तो वो वीक है या तो वो स्ट्रांग होगा। तो इसी तरीके से इसको हम लोग कैसा कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। हाई स्पिन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमारी जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। क्योंकि जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे स्पिन की तो हमारी ये आ जाएगी यहाँ पर दो, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ एंड प्लस हाफ, यानी 2 आ जाएगी। यहाँ पर हमारे दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमारी वैल्यू केवल आएगी 1। तो ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड को दो अलग अलग तरीकों से यहाँ पर एक्सप्लेन किया। सो बच्चों जो अभी हम लोगों ने पेयरिंग एनर्जी की बात की, तो जब हम लोग किसी की CFSE निकालते हैं और जहाँ पर पेयरिंग हो जाती है तो वहाँ पर हम एक और फैक्टर वहाँ पर ऐड करते हैं CFSE के साथ। तो वो हम लोग देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हम लोग D4 का अगर एग्जाम्पल देखते हैं, तो जो D4 है, अगर D4 के लिए अगर हम लोग एक कंडीशन लेते हैं वीक और एक बार लेते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग के केस, तो जो वीक के केस में हमारा होता है, वीक के केस में हमारा जो D4 होगा वो इस तरीके से फिल होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में हमारा क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो अगर हम लोग इन दोनों की CFSE निकालते हैं तो हमारी CFSE इस केस में हो जाएगी, तो ऊपर होगा हमारा 0.6 इंटू 1 या -0.4 इंटू 3। ठीक है, ये हमारी हो गई CFSE। बच्चों इन दोनों केस में जब हम लोगों ने CFSE यहाँ पर निकाली तो यहाँ पर आई हमारी -0.6 डेल ओ, और यहाँ पर हमारी CFSE आई है -1.6 डेल्टा ओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी फ़र्क क्या है, यहाँ पर हमारी पेयरिंग हुई है, यहाँ पर कोई भी पेयरिंग नहीं हुई है। तो अगर हम लोग पेयरिंग एनर्जी की यहाँ पर बात करते हैं तो हमें यहाँ पर एक पेयरिंग एनर्जी भी ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी पेयर होता है जहाँ पर, वहाँ पर हम लोग पेयरिंग एनर्जी यानी P को भी ऐड कर देते हैं। तो ठीक है, तो हमारी यहाँ एक पेयरिंग हुई है तो यहाँ पर हम लोग 1P जोड़ देंगे। तो केस ले लेते हैं D5 का। तो बच्चों D5 के केस में अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 और 5, और स्ट्रॉन्ग के केस में हमारा 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें CFSE तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6 इंटू 2, और यहाँ पर आ जाएगा -0.4 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा O, तो हमारी वैल्यू हो गई 6 2 जा 1.2, और यहाँ पर हो गया 1.2। तो ये 1.2 माइनस 1.2 यहाँ पर हमारा आ गई 0 वैल्यू आ गई, CFSE की वैल्यू आ गई 0। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 0.6 इंटू 0 और प्लस यहाँ -0.4 इंटू हमारा आ गया 5।
तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारी CFSE की वैल्यू आई 0 और यहाँ पर आई हमारी -2.0 डेल्टा O। तो यहाँ पर हमारी दो पेयरिंग हुई हैं, दो एक्स्ट्रा पेयरिंग हुई, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या ऐड करेंगे 2p। ठीक है, तो यहाँ पर p का क्या मतलब है बच्चों, पेयरिंग एनर्जी। तो इस तरीके से हम लोग किसी चीज़ की, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की CFSE को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो लिगेंड है वो वीक है या फिर स्ट्रांग है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पैटर्न अलग अलग कर देते हैं। वीक फील्ड में इस तरीके से पैटर्न करेंगे और स्ट्रांग फील्ड में हम लोग पेयरिंग करवा देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं अगला टॉपिक बच्चों ये हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये अरेंज्ड है हमारी बढ़ते हुए ऑर्डर में किसके, स्ट्रेंथ के। तो यहाँ पर जो CO है वो हमारा स्ट्रांग फील्ड में आता है, सबसे ज़्यादा उसकी स्ट्रांगनेस होती है अगर फील्ड की बेसिस पे देखें। तो फिर आता है CN, फिर इस तरीके से ये सब हमारे स्ट्रांग हैं। और जब हम लोग इधर बढ़ते जाते हैं तो हमारे ये सब क्या है, वीक हैं। जैसे हमारे हैलोजन होता है या हमारा ये ऑक्सीजन है, जहाँ पर ऑक्सीजन हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्योंकि बच्चों होते क्या हैं कि ये सारे जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, आसानी से हमारा जो डोनेशन है वो नहीं करते। इस तरीके से ये हम लोग सब वीक फील्ड में हम लोग इसको क्या करते हैं, करेक्टराइज करते हैं। जबकि ये वाले जो हमारे लिगेंड हैं ये सारे कौन से हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड हैं। तो इसकी ट्रिक भी होती है बच्चों, अगर आप लोग कहेंगे तो अलग से जो ट्रिक्स होते हैं या चीट कोड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग अगर इसको याद कर सकते हैं किसी भी हेल्प से तो वो आपके लिए बहुत भी बेटर होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स होते हैं और आपको बताना होता है कि किस तरीके से इसमें स्प्लिटिंग होगी या फिर हमारा कौन सा हाई स्पिन है या लो स्पिन है। तो सभी में हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारा लिगेंड है वो स्ट्रांग है या फिर वीक है। उसी के आधार पर हम लोग उसकी स्प्लिटिंग करते हैं और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो वहीं से हमारी मिलती हैं। तो बच्चों हमको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो किसी भी हमारी तरीके से हमको याद होनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है उसमें जो अफेक्ट करता है वो हमारा लिगेंड की फील्ड अफेक्ट करती है। तो अगर दूसरा जो फैक्टर हम लोग देख रहे थे तो हम लोगों ने बात की थी जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन का जो चार्ज होता है वो भी हमारा अफेक्ट करता है क्रिस्टल फील्ड को स्प्लिट करने में। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारी वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, अगर हमारा सेंट्रल मेटल आयन का जो चार्ज है वो +4 है या फिर उससे ज़्यादा है तो ये सारी बातें वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं और केवल स्ट्रांग फील्ड जैसा वहाँ पर पैटर्न दिखेगा। क्योंकि ये जो चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जब ये +4 चार्ज आ जाता है तो वहाँ पर जो स्प्लिटिंग होती है वो मैक्सिमम ही होती है, यानी स्ट्रांग फील्ड के जैसी ही होती है। और जो वीक की बात आती है वो तब आती है जब ये जो सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज हमारा +4 से कम है या +4 से कम होता है, या जैसा +3 हो +2 हो, इस तरीके की जब हमारी सेंट्रल मेटल आयन होता है तब हम लोग वीक और स्ट्रांग की बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा बच्चों कि हमारे जो चार्ज होता है सेंट्रल मेटल आयन का वो भी अफेक्ट करता है और हमारा जो लिगेंड है वो भी अफेक्ट करता है, किसमें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में। तो अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो इतने कलरफुल क्यों दिखते हैं। तो जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की कलर की बात करते हैं कि हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर क्यों दिखाई पड़ता है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। अगर हम लोगों का कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका अगर हम लोगों को कलर दिख रहा है तो उसका बेसिक रीज़न होता है कि बच्चों यहाँ पर अगर कोई हमारा लाइट सोर्स है तो हमारा जो यूनिवर्सल लाइट सोर्स है वो क्या है, सन है। अगर सन की लाइट अगर हम लोगों को इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है तो इसका मतलब है हर तरीके की वेवलेंथ जो लाइट में होती है वो इस पर पड़ रही होगी। तो जो हमारी विजिबल रीजन में हमारे जो 7 कलर्स हैं जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं, तो कुछ कंपाउंड, ये जो कंपाउंड होगा वो कुछ जो रेंज होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा और जो थोड़ी सी जो रेंज होगी वो करेगा हमारी रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पर हमारी कुछ लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो रिफ्लेक्ट लाइट है और इसको हमारी जब आँख पर पड़ती है, जब ये जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट है वो हमारी जब आँख पर पड़ती है तो इसी रिफ्लेक्ट लाइट को हम लोग देख पाते हैं और इसके कलर को ही हम लोग ऑब्जेक्ट का कलर समझते हैं बच्चों। तो ये हमारा जो बेसिक रीज़न होता है किसी चीज़ के कलर को देखने में। तो यहाँ पर हम लोगों का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किस तरीके से हमारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ये हम लोग समझते हैं।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर्स का रीजन होता है डी डी ट्रांजिशन। तो हमारी जो डी ऑर्बिटल होती है बच्चों, वो हमारी यहाँ पर क्या हो चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है। किस किस में, हमारी ईजी में और T2G में, अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल का केस लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर उस वो कोई हमारी लाइट सोर्स से अगर कोई लाइट आ रही है और वो एब्जॉर्ब करके यहाँ पर क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक स्टेबल तो रहेगा नहीं, तो ये कभी ना कभी नीचे भी आएगा। तो जब ये नीचे आता है तो हमारी लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। तो यानी ये रिफ्लेक्ट जो हमारी लाइट हुई है इसको हम लोग देखेंगे, और ये जिस वेवलेंथ की होगी, जिस कलर के वेवलेंथ की होगी, वही कलर का कंपाउंड हमको वो मिल जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारी जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है वो रीज़न होता है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो यहाँ पर हम लोग रीज़न मानते हैं डी डी ट्रांजिशन। तो डी डी ट्रांजिशन क्यों हो पाया, क्योंकि हमारी जो डी ऑर्बिटल थी वो हमारी स्प्लिट हो चुकी थी बच्चों। अगर ये हमारी डी जनरेट होती तो यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी ज़ीरो होती। तो ये जो CFT ने हमारा रीज़न दिया कलर का, तो वो रीज़न था हमारा डी डी ट्रांजिशन। सो बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारा जो कलर्स का बेसिक रीजन है वो है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल जब होती है तो वहाँ पर अफेक्ट कर रहा था हमारा टाइप ऑफ लिगेंड। तो अगर हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो हमारी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, और हमारा वीक टाइप का लिगेंड होगा तो हमारी जो स्प्लिटिंग होगी वो कम होगी। दैट मीन्स जो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस है वो ज़्यादा या कम होगी। ये किस पे डिपेंड करेगा हमारा, कि हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड का है। तो अगर हम लोग किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ अगर दो अलग अलग तरीके के लिगेंड अगर हम लोग लगाते हैं तो हम लोगों को दोनों के कलर भी अलग अलग दिखेंगे, क्योंकि बच्चों उसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है वो सिमिलर है और हमारा जो लिगेंड है वो डिफरेंट हैं, तो वहाँ पर कलर ऑप्शंस भी डिफरेंट होंगे। तो बच्चों, हम आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर होते हैं वो किस तरीके से वेरी करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या क्या एजम्पशन दिए, क्या क्या बात कही, कैसे उसने डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को बताया और कैसे उसने कलर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई CFT के साथ। तो वो थी हमारी जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि जो मेटल CMI सेंट्रल मेटल आयन था और जो लिगेंड के बीच के जो नेचर को बताया था वो CFT ने पूरी तरीके से आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर बताया था बच्चों। लेकिन किसी हद तक जो उसके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है उसके बारे में जो CFT था वो वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ये सबसे पहली लिमिटेशन, सबसे पहली हमारी जो ड्रॉबैक आती है CFT की वो ये है कि इसने कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बता पाया। तो सब दूसरी इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, इट ओनली टेल्स अबाउट द डी ऑर्बिटल। यानी CFT ने जो बात करी है वो केवल और केवल डी ऑर्बिटल के बारे में बात करी। डी ऑर्बिटल किसका, डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल में और भी ऑर्बिटल होते हैं, जैसे हमारा p ऑर्बिटल हो गया, s ऑर्बिटल हो गया, उसकी थोड़ी सी भी बात पूरी तरीके से यहाँ पर इग्नोर किया गया है CFT में। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आया यहाँ पर देखने को CFT के साथ। जो तीसरा ड्रॉबैक था वो था कि इसने जो लिगेंड था उसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, जैसे कुछ लिगेंड को इसने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बोला, कुछ लिगेंड को यहाँ पर इसने वीक बोला। लेकिन अगर दो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की अगर बात की जाए तो उनके बीच की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में CFT कोई भी बात नहीं करता है। तो अगर हम लोग दो अलग अलग लिगेंड जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ही करेक्टराइज होते हैं और उनके करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो वहाँ पर दो अलग अलग करेक्टरिस्टिक आती हैं। तो वहाँ पर ये जो CFT है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि इन दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसका रीज़न एग्जैक्टली क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया CFT। तो CFT को ओवरकम करने के लिए जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी थी उसका नाम था लिगेंड फील्ड, और उसके बाद हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी यहाँ पर एक्सप्लेन करती है हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच के नेचर ऑफ बॉन्डिंग को। तो हमारे सिलेबस में बच्चों केवल और केवल हमारी वर्नर थ्योरी, VBT और CFT ही है। तो आई होप बच्चों कि आपको CFT पूरी क्लियर हो गई होगी। तो टिल देन बाय बाय, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।